नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। शहीद कमांडेंट झारखंड के निवासी हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल है। घायल जवान को घटनास्थल से बाहर निकाला जा रहा है। बाकी जवान अभी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। जिले से बैकअप पार्टी को भी मौके के लिए रवाना किया गया है। मामला बासगुड़ा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक उसूर ब्लॉक के तिम्पापुर में लगे पुतकेल के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मुखबिर से जवानों को मिली थी। मुखबिर की इस सूचना के आधार पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए इसी जंगल में रवाना किया गया। यहां माओवादी पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। जवानों को आते देख माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों और नक्सलियों के बीच लगभग आधे घंटे से ज्यादा जबरदस्त मुठभेड़ चली। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जरीन सिद्दीकी हमारे स्थानीय संपादक सीधा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जरीन, क्या कुछ जानकारी है बीजापुर में हुई इस मुठभेड़ को लेकर आपके पास? जी, बीजापुर में अभी जो खबर मिल रही है, एक कमांडेंट के शहीद होने की खबर मिल रही है। घटना उस वक्त हुई जब सर्चिंग की पार्टी निकली हुई थी। अचानक हमला हुआ, उसी दौरान ये घटना घटी है। अभी फिलहाल वहां से जो इनपुट से जो खबर अभी तक पहुंच नहीं पाई है। थोड़ी देर में खबरें पहुंचेगी जी। इस घटना को लेकर नक्सलियों ने एक जो जवान की शहादत हुई है और नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि किसी ने नहीं करी है। बीजापुर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पे वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस मामले को लेके बैकअप के लिए और बैकअप पार्टी सर्च ऑपरेशन की क्या स्थिति है? तमाम जो सीआरपीएफ की कंपनियां हैं वो इस वक्त किस तरीके से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जरीन? जी देखिए, बस्तर जो क्षेत्र है काफी सघन वन से घिरा हुआ है और किसी भी प्रकार की अगर सीआरपीएफ जो बटालियन है और कोबरा बटालियन है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की हलचल होती है नक्सलियों के विरुद्ध, तो उनकी खबर नक्सलियों तक पहले पहुंच जाती है। शायद इसीलिए रणनीति फेल होने की अहम कारण यही है। और ठीक है जरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक जारी है। इसी बीच बीजापुर जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। वहीं एक जवान के भी घायल होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि बाकी जवान अभी भी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और सर्चिंग ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ बीजापुर जिले की बासगुड़ा थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन टीम सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। लेकिन इस हमले में असिस्टेंट कमांडेंट एसीबी तिर्की जो हैं वो शहीद हो गए। आपको बता दें कि एक दिन पहले सीआरपीएफ को तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया। लेकिन जवान कुछ समझ पाते इससे पहले ही बीच रास्ते में उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि जवानों ने नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस ने अपनी बैकअप पार्टी को भी मौके पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने जनवरी में सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई इस नक्सली घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों ने नक्सलियों को एक सीमित दायरे में समेट दिया, हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने घायल जवानों के बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रुख अब अगली खबर का करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में सक्ती की एसडीएम रैना जमील ने कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एसडीएम ने बारद्वार नगर पंचायत में घर घर जाकर लोगों को टीका लगवाने के लिए समझाया। अफसरों के समझाने के बाद कई लोग टीका लगवाने के लिए तैयार हो गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,96,32,262 लोगों को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 1,50,93,000 लोग टीके के दोनों डोज लगवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही भू प्रीमियर दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर इस संबंध में ऐलान किया था। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू प्रावजी द्वारा दर के 10% दर और 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी को लेकर वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 10% भूखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा और जिसमें प्रीमियम की राशि 10% दर पर 10% प्रीमियम दर और 1% भू भाटक की दर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार ऑफलाइन होगी, यानी केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव VK गोयल ने बताया कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 6,787 स्कूल हैं और सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जो विद्यार्थी जहां पढ़ाई कर रहा है वहीं परीक्षा देगा, वहीं प्राइवेट फॉर्म भरने वाले उस स्कूल में परीक्षा देंगे जिस स्कूल से उन्होंने आवेदन दिया है। ऐसे शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए किया जा रहा है। इस बार 10वीं 12वीं में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। 12वीं की परीक्षा देने वालों की संख्या करीब 2 लाख है। वहीं 10वीं के लिए 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, इसीलिए क्या है कि कोविड को ध्यान में रख करके सभी शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है ताकि छात्रों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। साथ ही छात्रों को परीक्षा देने के लिए किसी दूसरी स्कूल में दूर में जाना ना पड़े। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है उसी स्कूल में छात्र को परीक्षा देना होगा, तो उसको लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। इसी को ध्यान में रख करके सभी स्कूलों। रुख अगली खबर का करते हैं। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने
जांजगीर चंपा जिला मुख्यालय स्थित कई शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। डॉक्टर अलंग ने कहा कि कार्यालय के सभी रजिस्टर के पृष्ठ संख्या का सत्यापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंजी का सत्यापन नहीं होना एक गंभीर लापरवाही मानी जाएगी, जिसके लिए कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। कमिश्नर अलंग की टीम ने विभिन्न कार्यालयों के रजिस्टर्स के साथ साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की भी चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यालयों में मौजूद अफसरों से बातचीत की और तमाम लापरवाहियों को लेकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर अलंग ने कहा कि जांजगीर चंपा में इस औचक निरीक्षण के जरिए उनकी एक कोशिश थी कि वो प्रशासन को मुस्तैद रख सके और इसीलिए वो आने वाले समय में भी इसी तरह की औचक निरीक्षण जो है अलग अलग स्थानों पर करते हुए नजर आएंगे। अंतागढ़ क्षेत्र में बड़े ठेकेदारों का बोलबाला और छोटे लोगों का मुंह काला वाला कहावत सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा छोटे लोगों पर कार्रवाई और बड़े लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतागढ़ में स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध रेत खनन पर पिछले 15 दिनों से लगातार कार्रवाई कर नजर रखे हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्र में रेत नहीं मिल पा रही। वहीं रेत नहीं मिलने के चलते क्षेत्र में चल रहे सरकारी कार्य, आवास निर्माण, प्राइवेट आवास आदि सभी कार्य बाधित हुए हैं। जहां रेत नहीं होने के चलते पिछले 15 दिनों से निर्माण कार्य बंद है, तो वहीं आज अंतागढ़ की बड़ी नदी से रेत निकालते दुर्ग के एक बड़े ठेकेदार को चैन माउंटेन के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जो बिना किसी की अनुमति से रेत परिवहन कर रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी नदी में कुछ दूरी पर 3 ट्रैक्टर से अंतागढ़ 4 गांव तक बन रहे सीसी रोड के किनारे डालने रेत को ले जाया जा रहा था, जिसे देख ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हो गए, क्योंकि 2 बड़े बड़े कंपनियों की ओर से रेत निकालने पर स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन को कॉल कर बुलाया, तब जाकर प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को जब्त किया गया। ऐसे में स्पष्ट होता है कि स्थानीय प्रशासन बड़े ठेकेदारों से मिली भगत का काम कर रहा है। अगर मिली भगत नहीं होती तो 15 दिवस के कार्रवाई के बाद भी ये बड़े ठेकेदार रेत खनन की कोशिश नहीं करते। ग्रामीणों से पूछना चाहूँगा उनके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगा। जी आप बताएंगे कि लगातार यहाँ के प्रशासनिक अमले के द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इतने बड़े, जबकि आप देख सकते हैं कि जो रेत माफियाएं हैं, रेत ले जा रहे हैं, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा बड़े ठेकेदारों का मिली भगत है, इनको मोटा रकम दिया जाता है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो हम आके आज पकड़े हैं करके, क्या स्थानीय प्रशासन को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ चैन माउंटेन और हाईवा के द्वारा रेत निकाला जा रहा है? ट्रैक्टर निकालता है, उसके लिए पता चल जाता है। मुखबिर बिठा के रखे हैं यहाँ की स्थानीय प्रशासन वाले, फ़ोन जाता है इसलिए हम कार्रवाई करने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जब इतने बड़े मशीन से हाईवा से रेत निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। ये हम आज आके पकड़े हैं, तब जाके स्थानीय प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई करने आई है। इसमें भी देखा जाएगा आगे की कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे। ग्रामीण आखिर मिली भगत क्यों कहे, और जायज़ भी है क्यों? क्योंकि ग्रामीणों के ऊपर जो कार्रवाई और जो बड़े ठेकेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश होना ही है। आइए हमारे साथ और भी जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताएंगे भैया, क्षेत्र में लगातार जो ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, पिछले साल जो नदी में रेत का खदान घोषित करके वहाँ रॉयल्टी काटी जाती थी, अंतागढ़ के जितने भी लोग हैं जाके वहाँ रॉयल्टी कटाते थे और अब रेती यूज़ के लिए अपने घर में लेके आते थे। अभी 6 महीने से वहाँ पर ना ठेकेदार है और ना ही रॉयल्टी प्रदान की जा रही है, तो ग्रामीण आखिर रेती की ज़रूरत कहाँ से पूरी करें? यहाँ से रेती का खदान धमतरी के आसपास में रेती का खदान है, उतने दूर से रेती लाने में कास्ट 10,000 प्रति ट्रैक्टर तक पड़ जाएगा। छोटे छोटे ग्रामीण है, जो गरीब लोग हैं, जो मुश्किल से अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इतने महंगा रेती कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? आप ही सोचिए। यहाँ पर एक ट्रैक्टर अगर नदी में चली जाती है, ट्रैक्टर धोने अपना वॉश कर। दंतेवाड़ा में सरकार की योजनाएं इंद्रावती नदी के पार पहुंचने लगी हैं। पहली बार अबूझमाड़ा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसी के साथ मोबाइल यूनिट ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार का आभार जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार हमारी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रही है। वहीं चेरपाल के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में इलाज करवाया।
आपको बता दें कि दक्षिण बस्तर जिला दंतेवाड़ा में अबूझमाड़ के क्षेत्र में आने वाले गांव इंद्रावती नदी के कारण विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन छिदानार घाट के समीप पुल बनने के बाद से और इन क्षेत्रों में विकास पहुंचने लगा है। सरकार की पहुंच आसान हो गई है। अबूझमाड़ क्षेत्र पढ़ने से इन क्षेत्रों में नक्सलवाद भी बड़ी समस्या रही है। पुल बनने के बाद से सरकार लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने इंद्रावती नदी पार के गांव चेरपाल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने अपना इलाज करवाया और मुफ्त में दवाइयां ली। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार का इसको लेकर आभार भी जताया। अभी पुल बन गया है, रास्ता भी बन गया है। अभी कम से कम अपना चेरपाल तक भी हाट बाजार बैठ रहा है और यहाँ के लोगों की सुविधा भी मिल रही है। आवक जावक होते तो पहले बहुत परेशानी होता था, अभी कम से कम गाँव वालों के लिए इलाज भी चल रहा है। यहाँ पे इलाज भी क्या बोलना चाहिए, शिविर लगाया गया है और यहाँ इलाज चल रहा है और हर हफ्ता भी एक एम्बुलेंस भी आने वाला है बोल के साहब लोग बता रहे हैं। और इसके लिए हम लोग अपना कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसी होना चाहिए और आने वाला पीढ़ी को भी ऐसी होते रहे, यही हम गाँव वालों का भी कहना है और गाँव वालों को भी यही है हमारा सोच है। अबूझमाड़ का यह जो द्वार है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ समय पूर्व बृहद ब्रिज का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। उसके पश्चात से ही यह जो क्षेत्र है हमारे पहुँच पे आ चुकी है और आज हम लोग छिंदरार के चेरपाल नाम का जो गांव है, जहाँ पे छोटा बाजार लगता था, किंतु जब से पुलिया बना हुआ है तब से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा बाजार लग रहा है। और आज हम लोग यहाँ पे विशाल स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और आज के बाद प्रत्येक गुरुवार को इस हाट बाजार मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को भी लाभ। रायपुर में अलग अलग विभागों में शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रकरण में 2 लाख नकदी, एक स्विफ्ट डिजायर कार, घटना में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम, 10 लाख रुपए समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को प्रार्थी ने थाना आकर एक लिखित शिकायत पत्र दी थी कि ग्राम खुर्सी टिकुल, थाना डेरगांव, जिला राजनंदनगांव के निवासी कोमल महदानिया और उनके प्रकाश महदानिया ने उनसे राजभवन के पास रायपुर में शासकीय विभाग में भर्ती के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपए नगद लिए थे और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में भृत्य के पद पर नियुक्ति के संबंध में फर्जी नियुक्ति आदेश पत्र दिया था। आदेश को फर्जी होने के संबंध में जानकारी होने पर वो दोनों फरार हो गए। प्रकरण में आरोपियों की ओर से राज्य के अलग अलग स्थानों में 21 लड़कों से लगभग 75 लाख रुपए लिए जाने का मामला प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है। प्रकरण में आरोपी उसके बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी अमन बंजारे फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। बेमतरा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट आने लगी है। शहरी क्षेत्रों के बजाय अब ग्रामीण इलाकों में मरीज निकलने लगे हैं। जिले में 33 नए संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें सर्वाधिक 6 बेरतरा के हैं। 3 गोपाल भयाना, साजा घिवरी, मुलमुला से 2 केस मिले हैं। वहीं सूरजपुर, सरदा, बारगांव, करही, चिखला, देहतारा, बोझर, काझर जैसे गांवों से एक एक मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार जिले में हाल में एक्टिव केस की संख्या 275 रह गई है। वहीं 110 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसी तरह जिले में कुल 18 पॉजिटिव केस मिले, जिसमें 65 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कुल एक्टिव केस 228 है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना से 324 मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर के जसपुर जिले के लिए ट्रैफिक सिग्नल नए हैं और यातायात नियम तो पुराने हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव यहां भी है। ड्यूटी लगी तो
तमाम नागरिकों ने सोचा कि किस तरीके से ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। तो इसी को लेकर पुलिस ने अपना अनोखा अंदाज सामने निकाला है। जशपुर के कप्तान विजय अग्रवाल अपने जवान पहचान के लिए नवाचार की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी बहाने वो ट्रैफिक के नियम कायदे समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम कार्यालय परिसर में घुसकर तहसीलदार चेंबर के रीडर, भृत्य और नायब तहसीलदार के साथ हुए झूमा झटकी और मारपीट के विरोध में लिपि संघ के अधिवक्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने पूरे मामले में नाराजगी दिखाते हुए कलेक्ट्रेट में घूम घूमकर दफ्तरों को बंद कराया। बाद में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में नायब तहसीलदार भी शामिल हुआ था, जो बाकायदा नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान वो अधिवक्ताओं के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ साथ गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की आज के लिए खबरों में मुझे दीजिए इजाजत।